हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोवेरिएंट टेंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग कोवेरिएंट टेंसर का मीनिंग जानेंगे, इसके पीछे का मैथ्स जानेंगे एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ में। इससे पहले हम लोगों ने कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर टेंसर के बारे में और भी सारी चीज़ों को जाना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोवेरिएंट टेंसर, जिसमें हम लोग रैंक वन लेंगे। रैंक वन यानी कि ऑर्डर वन। अब देखिए, किसी भी टेंसर का रैंक वन होता है या ऑर्डर वन होता है तो हम उसको लोग क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर। अब देखिए, हमने यहाँ पे रैंक वन टेंसर लिया ओए। अब हम क्या करना चाहते हैं? इसको हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में देखना चाहते हैं कि इसके बेसिस वेक्टर और कंपोनेंट क्या है। तो ये एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका। अब यहाँ पे देखिए, ओ ए वैक्टर है आपका। तो यहाँ पे हमने मान लिया एक्स एक्सिस से ए कंपोनेंट है इसका, वाई एक्सिस से बी कंपोनेंट है और जेड एक्सिस से सी कंपोनेंट है। और इसमें जो बेसिस वेक्टर है वो है आई जे के, इस तरीके से। तो हम ओ ए वैक्टर को किस तरीके से लिखते हैं? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। यहाँ पे ए बी सी जो है वो है कंपोनेंट और आई जे के क्या है? बेसिस वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 3 4 जो है आपके कंपोनेंट है और आई जे के क्या है? आपके बेसिस वेक्टर हैं। जैसे कि मान लीजिए एक्स से आपकी डिस्टेंस है 2, वाई से डिस्टेंस है 3 एंड जेड से डिस्टेंस है 4। तो ये है आपका कंपोनेंट और आई जे क्या क्या है? बेसिस वेक्टर। अगर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा कंपोनेंट पे और बेसिस वेक्टर पे? चलिए इसको देखते हैं। तो हमने कर दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट। तो हमारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, मतलब एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। तो अब हमने क्या किया है? यहाँ पे इसके कंपोनेंट को देखेंगे तो यहाँ से कंपोनेंट देखेंगे ना, एक्स प्राइम से। पहले हम लोग यहाँ से देखते थे, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो चुका है। तो यहाँ से कंपोनेंट होगा ए डैश, यहाँ से होगा बी डैश, यहाँ से होगा सी डैश। और बेसिस वेक्टर भी चेंज हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई जेड अब क्या बन चुका है? एक्स डैश वाई डैश जे डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा आई डैश, यहाँ से हो जाएगा हमारा जे डैश और यहाँ से हो जाएगा के डैश। तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट हो गया ए डैश बी डैश सी डैश और जो हमारे बेसिस वेक्टर थे आई डैश जे के डैश के डैश हो गया। तो हमारा ओ ए वैक्टर क्या हो जाएगा? ए डैश आई डैश प्लस बी डैश जे डैश और सी डैश के डैश, इस तरीके से। तो आपने देखा कि हम ओ ए वैक्टर में हमारा क्या चेंज हो गया? बेसिस वेक्टर भी चेंज होगा, कंपोनेंट भी चेंज होगा। कब? जब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज किया। लेकिन क्या वेक्टर ओ ए बदला? वेक्टर ओ ए तो नहीं बदला, उसके कंपोनेंट और बेसिस वेक्टर बदले हैं। वेक्टर ओ ए तो अभी भी उसी डायरेक्शन में है, उसकी लेंथ भी उतनी ही है। तो दैट मीन्स ये आप समझिए कि अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करते हैं तो क्या होता है? किसी वेक्टर का बेसिस वेक्टर चेंज होता है और कंपोनेंट चेंज होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि बाय चेंजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर चेंज, बेसिस वेक्टर चेंज। लेकिन वेक्टर इटसेल्फ डज नॉट चेंज। वेक्टर इटसेल्फ डज नॉट चेंज, यानी वेक्टर खुद नहीं चेंज होता है, वेक्टर वैसा का वैसा ही रहेगा, केवल उसके कंपोनेंट और बेसिस वेक्टर चेंज होते हैं। तो ये आपने समझा। अब हम लोग चलिए देखते हैं अपना कोवेरिएंट टेंसर के बारे में। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है वो कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? ऑर्थोगोनल है। कैसा है? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई आपस में 90, वाई और जेड आपस में 90 और एक्स और जेड आपस में 90, यानी सब के सब 90 डिग्री के हैं आपस में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं और 2 डायमेंशन का लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 डायमेंशन का नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यहाँ पे लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक्स है, ये वाई है। यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में जो एंगल है वो 90 का नहीं है, नॉन ऑर्थोगोनल है। अब यहाँ पे हमने एक वेक्टर लिया ओ ए। तो देखिए, नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम हम क्यों लिए हैं? नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम को लेने से ये होता है कि यहाँ पे आपको इस वेक्टर को चलिए मान लेते हैं पी, मान लेते हैं एम, मान लेते हैं कुछ भी आप मान लें। ओ ए वेक्टर को हमने पी वेक्टर मान लिया। तो ये हमारा ओ ए वेक्टर जो है वो है पी वेक्टर। तो इस पी वेक्टर का आपको 2 तरीके से प्रोजेक्शन मिल रहा है। एक पैरेलल प्रोजेक्शन मिल रहा है इस वेक्टर का, देख सकते हैं ये पैरेलल है इसके, ये इसके पैरेलल है। तो इस पी वेक्टर का आपको एक पैरेलल प्रोजेक्शन मिल रहा है। कैसा प्रोजेक्शन मिल रहा है? पैरेलल प्रोजेक्शन। और इसी वेक्टर का हमें एक परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन भी मिल रहा है। तो ये हमें परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन मिल रहा है। तो देखिए, इस वेक्टर का 2 तरीके से हमें प्रोजेक्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे ये हमारा जो कंपोनेंट है किसका? जो हमारा परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है, इस तरीके से उसको हम कहते हैं कोवेरिएंट कंपोनेंट। क्या कहते हैं? कोवेरिएंट कंपोनेंट। तो ये देख सकते हैं आप ऑरेंज में है। और ये आपका कॉन्ट्रावेरिएंट हो गया। कॉन्ट्रावेरिएंट में पैरेलल होता है,
इसमें कैसा होता है, पैरेलल होता है इस तरीके से, इसमें कैसा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने नॉन ऑर्थोगोनल लिया तो हमें दो तरीके के प्रोजेक्शन मिले। अब हम लोग समझने वाले हैं कोवेरिएंट टेंसर क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 90 का लिया है क्योंकि हम लोग कोवेरिएंट ही समझने वाले हैं इस तरीके से। तो देखिए कोवेरिएंट टेंसर हम कैसे पाते हैं, तो देखिए मान लीजिए हमारा वेक्टर p है, तो अगर हम p का डॉट प्रोडक्ट करते हैं e1 से तो हमें क्या मिलेगा, x1 मिल जाएगा और x2 मिल जाएगा। अगर हम इसको e2 से करेंगे, e1 e2 क्या है, बेसिस वेक्टर है, e1 e2 क्या है, हमारे बेसिस वेक्टर हैं। तो चलिए e1 को मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट का है, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। तो अगर हम e1 को 2 यूनिट बना दे तो क्या होगा, तो भाई इसका डॉट प्रोडक्ट तो बढ़ जाएगा ना, p डॉट e1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। भाई e1 1 से 2 होगा तो ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम बेसिस वेक्टर और इसका जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं वो इंक्रीज हो जाता है। कब, जब e1 को आप बढ़ा देते हैं। जब 1 यूनिट था 2 यूनिट कर दिए तो क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिस वेक्टर को आप इंक्रीज करते हैं, बेसिस वेक्टर को आप इंक्रीज करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि दोनों जो हैं वो सेम मैनर में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, जबकि कॉन्ट्रा वेरिएंट में क्या होता था, एक बढ़ रहा था तो दूसरा घट रहा था। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या होता है कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, किसमें, कोवेरिएंट में। तो जैसे कि आप इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको कंपोनेंट x1 मिलेगा और ये कंपोनेंट इंक्रीज होगा जब आपका बेसिस वेक्टर इंक्रीज होगा। समझिएगा ध्यान से, बेसिस वेक्टर इंक्रीज तो कंपोनेंट इंक्रीज। तो बहुत ही सिंपल है ये था कोवेरिएंट टेंसर का मीनिंग। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसकी डिफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। इन कोवेरिएंट वेक्टर कंपोनेंट्स एंड बेसिस वेक्टर चेंज इन सेम मैनर में चेंज होते हैं। जैसे एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, अच्छा एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। जैसे e1 2 था, अब 1 कर दिया तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट भी घट जाएगा। यहाँ पे हम लोग सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं टू स्पेसिफाई द कंपोनेंट एज वेल एज द बेसिस वेक्टर। हम लोग क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ai लिखा हुआ है और ai हमारे इस तरीके से लिखा है और xi लिखा हुआ है। तो ये हमारा, यहाँ पे मैं कुछ और ले लेता हूँ, चलिए ai और ei लिखा हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने दोनों में सबस्क्रिप्ट लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि भाई दोनों एक ही मैनर से चेंज हो रहे हैं। और कॉन्ट्रा वेरिएंट में क्या होता था कि हम उसमें सुपर स्क्रिप्ट लगाते थे, किसमें, कंपोनेंट पे, और बेसिस वेक्टर पे तो हमारा सबस्क्रिप्ट ही होता था। तो अगर ऊपर लगा हुआ है तो सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, नीचे लगा हुआ है तो सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कोवेरिएंट वेक्टर में कि हमारे सबस्क्रिप्ट में ही होते हैं, चाहे वो कंपोनेंट हो और चाहे बेसिस वेक्टर हो। और ये सबस्क्रिप्ट में क्या है, इंडेक्स है। तो आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके मैथ्स के पीछे चलते हैं और एक एग्जाम्पल भी इसका देखेंगे बहुत अच्छा सा। तो यहाँ पे आप देखिए इसका मैथ। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर फील्ड है, क्या है आपके पास, कोई वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर फील्ड है। तो वेक्टर फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें हर पॉइंट पे आप एक वेक्टर को एसोसिएट कर पाएँ, हर पॉइंट पे आप एक वेक्टर को एसोसिएट कर पाएँ। तो उस फील्ड को हम कहते हैं वेक्टर फील्ड। क्या कहते हैं, वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड के एग्जाम्पल क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे वेक्टर फील्ड के। तो यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई वेक्टर फील्ड आपको समझ में आया क्या होता है, जिसमें हर पॉइंट पे, मतलब एक ऐसा स्पेस जिसमें हर पॉइंट पे आप लोग हर पॉइंट पे वेक्टर एसोसिएट कर पाए, उसको हम कहते हैं वेक्टर फील्ड। तो हमने एक वेक्टर फील्ड ए लिया है, उसके कंपोनेंट, अब भाई वेक्टर फील्ड है तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट भी तो होंगे उसके। तो उसके कंपोनेंट है ए आई इन एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके कंपोनेंट है ए आई, और ए बार आई उसका कंपोनेंट है एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आपको मालूम है कंपोनेंट क्या होते हैं, चेंज होते हैं जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कंपोनेंट, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कंपोनेंट। तो क्या ये एक कंपोनेंट है, नहीं। इसका मतलब है जैसे ए आई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आई जो होता है 1 2 3 डॉट 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 इस तरीके से बढ़ता जाता है। आई क्या होता है, सम्ड ओवर होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। तो ये आपने समझा, हमने वेक्टर फील्ड लिया है जिसमें उसके कंपोनेंट है ए आई और ए बार आई, किसमें, एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में और एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये दोनों कनेक्ट होंगे एक रिलेशन से इस तरीके से, तो हम ए को कोवेरिएंट टेंसर कहेंगे। क्या कहेंगे, कोवेरिएंट टेंसर। जब ये हमारे इस रिलेशन से कनेक्ट होंगे तब हम इसको कोवेरिएंट टेंसर कहेंगे, इस वेक्टर फील्ड ए को। तो ये हमारा वेक्टर फील्ड ए क्या कहलाएगा, कोवेरिएंट टेंसर। ये आपको समझ में आया। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बार आई इज इक्वल टू ए जे
डी डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार आई, इस तरीके से। यहाँ पे तो ए आप समझ गए क्या है, ये आपका कोवेरिएंट आंसर है ऑर्डर वन का, ऑर्डर वन या रैंक वन। यहाँ पे अगर एक इंडेक्स होता है तो हम इसको कहते हैं ऑर्डर वन। जैसे मान लीजिए अगर ए बार आई जे लिखा होता तो यहाँ पे दो इंडेक्स हो जाता, तो यहाँ पे रैंक दो हो जाता, ऑर्डर दो हो जाता, तो ये वेक्टर नहीं होता, तो ये टेंसर होता। तो यहाँ पे कोवेरिएंट टेंसर जो है वो रैंक वन का है, तो इसको हम लोग कोवेरिएंट वेक्टर भी कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या, कोवेरिएंट वेक्टर ही होगा ये। तो ये आपने समझा, ये हमारा ए क्या है, कोवेरिएंट टेंसर है ऑर्डर वन का, दैट इज कोवेरिएंट वेक्टर है। और ए आई और ए बार आई जो हमने लिया था वो सब क्या है, वो हमारे कंपोनेंट कहलाएंगे किसके, कोवेरिएंट वेक्टर के इन एक्स आई एंड एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपने समझा। यहाँ पे एक्स आई का मतलब भी मैं बता देता हूँ, एक्स आई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन, इस तरीके से ये। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग चलिए रैंक टू का देख लेते हैं, या फिर ऑर्डर टू का, कोवेरिएंट आंसर ऑफ ऑर्डर टू, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो कोवेरिएंट आंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो इंडेक्स आ गया है, ए बार आई जे इज इक्वल टू ए बी डेल एक्स ए डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे। तो ये बहुत ही सिंपल है याद करने का ट्रिक फॉर्मूला। यहाँ पे कोवेरिएंट में नीचे होता है इस तरीके से, देख सकते हैं आप, ए बी इस तरीके से हमने लिखा है। तो ये ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का है हमारा कोवेरिएंट आंसर, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे द ग्रेडियंट एग्जाम्पल लेंगे ताकि समझ में आए हमको कि भाई कोवेरिएंट आंसर होता क्या है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज ए कोवेरिएंट वेक्टर। मतलब कि ग्रेडियंट जो होता है स्केलर फील्ड का वो होता है कोवेरिएंट वेक्टर। इसको हम लोग दिखाएंगे कि वो कोवेरिएंट वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है जो ग्रेडियंट होता है स्केलर फील्ड का। तो यहाँ पे चलिए हम लोग ग्रेडियंट मान लेते हैं ए आई इन एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा, ए आई नीचे रहेगा ना भाई, इन एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग मान लेते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए आई इज इक्वल टू ए आई सॉरी एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। ये हमने माना, ये किस में है, हमारा एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देखेंगे ग्रेडियंट स्केलर फील्ड का। तो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं मालूम है आपको, ग्रेडियंट मतलब आप ऑपरेट कर दीजिए, डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कर दीजिए इस फंक्शन पे डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कर दीजिए। तो चलिए ऑपरेट करते हैं। अगर आप ग्रेडियंट को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो चलिए ऑपरेट करते हैं। तो ऑपरेट करेंगे मतलब पार्शियल डेरिवेटिव होगा सबका। तो डेल ए वन, भाई ए आई को भी तो आप ए वन ए टू ए थ्री लिख सकते हैं। तो डेल ए वन अपॉन डेल एक्स वन डेल ए टू अपॉन डेल एक्स टू डॉट डॉट डेल ए एन अपॉन डेल एक्स एन, इस तरीके से हमने लिखा। अब ग्रेडियंट को इस तरीके से भाई आप लिखेंगे यहाँ पे डेल ए आई, इस तरीके से। आप यहाँ पे एक्स आई लगाएं या ना लगाएं चलेगा इतना। तो ये है आपका ग्रेडियंट निकल आया, किसका, स्केलर फील्ड का, इसका स्केलर फील्ड का। तो इसको हम लोग चलिए लेट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं चलिए यू आई, क्या मान लेते हैं, यू आई, जो आपका ग्रेडियंट आया उसको हम लोग यू आई मान लेते हैं। तो इसको आप लोग सिंपली इंडेक्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल ए आई अपॉन डेल एक्स आई, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे, एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, ए आई और एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये इस तरीके से हो जाएगा, ये एक्स वन एक्स टू, यहाँ पे बार लगा दीजिएगा आप, डॉट डॉट एक्स एन बार। ये डेरिवेशन करिए तो बिल्कुल डेरिवेशन इसी तरीके से होगा, मतलब डेल ऑपरेट कर दीजिए तो कुछ इसी तरीके से होगा। यहाँ पे डेल, यहाँ पे डेल जो होता है वो वेक्टर होता है, तो वेक्टर का साइन आप लगा देना। बहुत सारी चीज़ें वेक्टर होती हैं, मैंने नहीं लगाया तो आप लगा देना साइन। डेल एक्स वन बार यहाँ पे डॉट 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 डेल, यहाँ पे हो जाएगा आपका वन और नीचे होगा वन, इस तरीके से क्योंकि यहाँ पे नीचे है, और यहाँ पे एन हो जाएगा, यहाँ पे डेल एक्स डैश एन, ये आपका है। अब सिंपली इसको आप मान लीजिए यू आई बार, तो ये आपका हो जाएगा डेल ए बार आई एंड डेल एक्स बार, और यहाँ पे हो जाएगा आई। ये आपका आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब आपने ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम एक्स आई टू एक्स बार आई, तो आपका ये आ गया फ्रॉम एक्स आई टू एक्स बार आई, यहाँ से आपका ट्रांसफॉर्म हुआ है।
तो आप देख रहे हैं ये आपका यू बार आई है, यू आई है। तो इसको अब हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, बाई यूजिंग चेन रूल, या फिर आप ऊपर नीचे कह सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेल एक्स आर लिख देते हैं, चलिए। और यहाँ पे डेल एक्स बाई, यहाँ पे डेल एक्स आर इस तरीके से हमने लिख दिया। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए डेल ए बार आई अपॉन डेल एक्स आर जो होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से इक्वल है। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो ए बार नहीं, यहाँ पे बार है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ए इज इक्वल टू ए बार होगा, क्योंकि हमारा स्केलर जो होता है वो इन्वेरिएंट होता है, अंडर चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट। तो आप कहेंगे भाई एक्स बार भी तो एक्स के इक्वल होना चाहिए, वो नहीं इक्वल होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो बदल रहा है ना, कोऑर्डिनेट बदल रहा है, हमारी चीज़ थोड़ी ना बदल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर आपका, आप चाहे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले, टेम्परेचर तो वही रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा सिंपली ये टर्म, ये वाला, मैं इसको आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। तो यू बार आई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसके, मतलब इंडेक्स थोड़ा सा चेंज रहेगा, यहाँ पे आर हो जाएगा बस, यू आर, और ये आपका है डेल एक्स आर एंड डिवाइडेड बाई डेल एक्स बार आई। ये मैं पढ़ देता हूँ एक बार, यू बार आई इज इक्वल टू यू आर डेल एक्स आर, और यहाँ पे डेल एक्स बार आई ये लिखा हुआ है। तो ये आपका है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि देख सकते हैं आप बिल्कुल इसी तरीके से है, सेम टू सेम, ये देख सकते हैं आप कुछ इसी तरीके से। तो आप कह सकते हैं कि जो ग्रेडियंट होता है स्केलर फील्ड का वो कोवेरिएंट वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म होता है। तो आई होप ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, आगे की वीडियोस में हम लोग टेंसर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।